नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। तो आज हम लोग करेंगे कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आप लोग से पोल कराया गया था चैनल पे, तो आप लोगों ने कहा था कि कोड्स में जो है दिक्कत हो रही है, पहले आप कोड्स के लेक्चर कंप्लीट करा दीजिए। तो ठीक है, तो अब वन बाय वन जो है इसके लेक्चर आते रहेंगे। बहुत लोग आप में से होंगे जिन्होंने इसको पढ़ रखा होगा, लेकिन जैसे कि आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, इस तरह से आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। पूरा लेक्चर बहुत कॉम्पेरेटिव कॉम्प्रहेंसिव होने वाला है, तो आपके माइंड में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा। क्योंकि अब देखिए, इसमें काफ़ी असमंजस की भावना चल रही लोगों में कि कोर्स पुराने वाले अभी पूरी तरह से गए भी नहीं है, नए वाले कोर्स आ भी चुके हैं, तो उसमें से क्या आएगा। तो ये चीज़ जो है, ये एक नॉर्मल एस्पिरेंट सोच सोच के परेशान है कि आखिर क्या आने वाला है। तो सोचने वाली बात यह है उसमें कि देखिए, जो चीज़ें कभी भी यूपीएससी फंसने वाला काम करेगा नहीं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्वेश्चन उठाएगा वहाँ से जो चीज़ पहले भी थी और जो चीज़ अभी भी है। तो उन चीज़ों को एक तरह से ध्यान में रखते हुए जो है, इन कोर्स को मैंने पूरा जो पीपीटी जो है कंपाइल करी है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, तो इससे बाहर जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई टीचर नहीं कह सकता आपको कि बिल्कुल मैंने पढ़ा दिया, ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा अंदाज़ा जो लगाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है पीपीटी तैयार की गई है। तो इसमें से मेरे ख्याल से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब बाकी अभी लेबर लॉज के जो लेक्चर्स आपके चल रहे हैं यूट्यूब पे, उसको फॉलो करेंगे तो उसमें पुराने लेबर लॉज को मैं उस तरह से कंपेयर कर करके पढ़ा दूंगा, तो उसमें भी आपको जो है, तो एक तरह से पूरा स्फीयर जो है आपके माइंड में बन जाएगा, और वो जो है समझ में आ जाएगी आपको चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें पहली बात तो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्यों लाया गया, क्या है, किसके बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ देख लेंगे। फिर उसके बाद रिलेशन देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी भी कोई भी अगर लॉ बनाया जाता है किसी भी कंट्री में, आपको अक्सर बताता हूँ कि अगर वो लॉ जब बनाया जाता है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी कन्वेंशन पे या किसी ट्रीटी पे, इंटरनेशनल ट्रीटी पे जो है बेस्ड होता है। क्योंकि अब देखिए, ऐसा होता है कि कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं किसी भी एक मुद्दे को लेकर के। ठीक, तो जैसे मान लो लेबर का कोई टॉपिक है, तो उसके ऊपर सारे कंट्रीज ने मिलकर कहा कि देखो ऐसा है, फोर्स्ड लेबर जो है, आप हम लोग मिलकर ऐसा करते हैं कि फोर्स्ड लेबर का जो है एबोलिशन करते हैं, और वो हम लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे अपने स्टेट में। स्टेट में सॉवरेन बॉडी। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। तो उसके ऊपर सब लोग राजी हो गए, सब ने कन्वेंशन साइन कर ली। अब कन्वेंशन साइन कर ली, तो सब लोग अपने अपने कंट्री में जाएंगे, अपने अपने पार्लियामेंट में कहेंगे चलो भाई लॉ बनाते हैं इसके ऊपर। और वो वहाँ की पार्लियामेंट लॉ ड्राफ्ट करेगी, उसको पास करेंगे, और वो जो है उस स्टेट में लागू हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो जो ये लेबर कोर्स, ये भी किसी तरह उसी कन्वेंशन से निकल निकल के आते हैं, और इवन पहले से प्रिवेल करते हैं ऑलरेडी ये, लेकिन उनमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कंपैरिजन की बात करेंगे। कंपैरिजन करेंगे कि आखिर उसमें पुराने लेबर लॉज में और नए लेबर लॉज में क्या डिफरेंस रहा है। फिर मेजर चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी एक्साइटेड होना चाहिए आप लोगों को ये सब जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि जानने के लिए पढ़ेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा, उसके लिए आपको बोरियत कम होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लाया क्यों गया है। तो इसमें पहली बात तो कॉम्पोजिशन जो है, इसमें बेसिकली जो इसके कंपोनेंट है वो तीन है। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो मेजर पार्ट जो बनाते हैं पूरे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, तो वो यही तीन एक्ट हैं। जैसे कि ये हो गया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन एक्ट्स के बारे में आपको जो है, मैं जो यूट्यूब क्लासेस अलग से लेबर लॉस की क्लासेस चल रही हैं, मैं उनमें पढ़ाऊंगा। जो थ्योरी पार्ट है उसमें इनके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि ये क्लास डेडिकेटेड है लेबर कोड्स के बारे में। तो ये चीज़ें जो है, ये कॉम्पोजिशन है मेन इसमें। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी कन्वेंशंस थी। आखिर वो कौन सी कन्वेंशंस थी जिनकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो लेबर लॉज लाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये लेबर कोड ही बनाए गए हैं उस कन्वेंशन पे, इस कन्वेंशन में पुराने लॉज भी थे, वो भी इन्हीं कन्वेंशन को फॉलो करते थे। तो कभी भी नए कोड्स ऐसे नहीं कि पुरानी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और तभी नए कोड्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि इसको इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली लेबर कोड से हट के भी, कि इस कन्वेंशन, क्योंकि ये सारी की सारी जो कन्वेंशन ये रेटिफाइड है। ठीक है, इंडिया ने कुछ कन्वेंशन को रेटिफाइड किया है, कुछ को रेटिफाई नहीं किया है। तो बहुत सारी कन्वेंशन होती रहती हैं, जितनी बार भी सारे स्टेट्स मिलते हैं तो कोई ना कोई कन्वेंशन साइन करते हैं। ठीक, तो कन्वेंशन जब साइन होती है तो उसको कोई कुछ को इंडिया रेटिफाई कर देता है कि हाँ ठीक है, इसके लिए भी हम कोर्ट्स बनाएंगे और इसके लिए हम तत्पर हैं इस काम को करने के लिए। तो कई बार कंट्रीज उसको रेटिफाई करती हैं, कई बार नहीं करती हैं। तो जो रेटिफाइड, एटलीस्ट जो रेटिफाइड कन्वेंशन है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, तो पहली कन्वेंशन देखते हैं कि इक्वल रेम्यूनरेशन। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इक्वल रेम्यूनरेशन। तो ये कन्वेंशन नंबर है 100, और ये कब लाई गई थी, ये लाई गई थी 1951 में। तो 1951 में कौन सी कन्वेंशन लाई गई थी, इक्वल रेम्यूनरेशन। इक्वल रेम्यूनरेशन से क्या मतलब होता है कि आपको भेदभाव नहीं करना है सैलरीज देने में। अगर किसी मेल की सैलरी जो है, तो वही फीमेल की सैलरी भी होनी चाहिए। तो इक्वल रेम्यूनरेशन
के लिए भी एक कन्वेंशन लाया गया, इसके ऊपर इंडिया में एक एक्ट भी था, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन में डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, इसके ऊपर भी एक कन्वेंशन था। सोचिए सारे, अब आप यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि हाँ जितने भी एक्ट्स हैं वो किसी न किसी कन्वेंशन से निकल के आए हैं, क्योंकि उसके प्रोविजंस भी जब आप देखेंगे उस एक्ट के तो आपको दिखेगा कि हाँ ये तो कन्वेंशन से कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट कन्वेंशन जो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, तो ये जो कन्वेंशन थी ये साइन की गई थी 1958 में, इसका कन्वेंशन नंबर है 111। अब इसको आप ऐसे याद करिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतलब बराबरी का सबको हक देना है, तो बराबरी का हक देना है मतलब सबको 111, सब बराबर दिख रहा है 111। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर पा रहे हैं ना, 111 तीनों में कहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि कौन सा वन कौन सा, ठीक है, आगे पीछे मैं कर दूँ आप नहीं जान पाएंगे कौन सा वन कहाँ ले गया मैं। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। अच्छा ये उल्टा रख दिया मैंने, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, तो इसके ऊपर भी कन्वेंशन था। ये कन्वेंशन 1999 में साइन किया गया था, नंबर था 182, ठीक। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर मीन्स चाइल्ड लेबर, जैसे कि एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अब एक काम करेगा, इसका आर्टिकल लिखिएगा, ठीक है, इसका आर्टिकल लिख के बताइएगा, तो मैं उसको कमेंट को जो है लाइक दूंगा, हालांकि मैं दे देता हूँ सबको ही, ठीक है, तो इसके बारे में बताइएगा। और उसके बाद फिर बात करते हैं फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 में साइन किया था, इसका कन्वेंशन नंबर था 29, ठीक। तो कन्वेंशन हम लोगों ने बेसिकली 4 कन्वेंशन डिस्कस करी, कन्वेंशन और भी हैं, लेकिन बेसिक जो कन्वेंशन जो इस लेबर कोड से रिलेटेड है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो ये 4 कन्वेंशंस हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन, कन्वेंशन ऑन इक्वल रेम्यूनरेशन नंबर 100 1951, ठीक। सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, ये कन्वेंशन कब साइन की गई थी, 1958 में, कन्वेंशन नंबर 111, ठीक। फोर्स्ड लेबर 1930 में फोर्स्ड लेबर की बात करी गई थी, कन्वेंशन नंबर था 29। फिर उसके बाद वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 1999, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म चाइल्ड लेबर 1999 नंबर 182। चलिए अब बात करते हैं अगले इसमें टॉपिक की, एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी। अब हम लोगों ने जान लिया कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या है, इसके बारे में, ठीक है। अब जो है एप्लीकेबिलिटी, अब पहली बात आपने जान लिया ना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या है। पहले जो 3 एक्ट मैंने आपको बताए थे उसमें जो जो प्रोविजंस थे, जिस बात के लिए प्रोविजन बनाए गए थे, वो सब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड मीन्स कवर करने वाला है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, देखिए, ट्रेड यूनियंस एक्ट मतलब ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाले प्रोविजन भी मतलब आपको इसमें मिलने वाले हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविजंस भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, किसमें, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होने वाली है, एप्लीकेबिलिटी के बारे में इस बार काफ़ी एम्बिग्यूटी है इसमें। ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है कि इसका, कि वो किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। बाकी ये ऑन द मतलब इसके अंदर ही प्रोविजन दिए हुए हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है एक हद तक गवर्नमेंट के अंडर भी हैं और एक हद तक उसके अंदर प्रोविजंस अलग अलग से दे रखे हैं। तो ये बात यहाँ पे जो है आपको गौर करने वाली है। वैसे नहीं होना, जैसे पहले कहते थे ना कि इतने इतने वर्कर्स काम करते हैं तो ये कोड लागू, ये लॉ लागू होगा, इतने होंगे तो ये लॉ लागू होगा, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें जो है इसमें काफ़ी कम कर दी गई ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि पहले भी कोर्ट में जाके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता था कि अब इसकी डेफिनेशन को फॉलो किया जाए कि इसकी डेफिनेशन को फॉलो किया जाए, मल्टीप्लिसिटी बहुत थी, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए जो है, हालांकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी भी हो सकता है, लेकिन पहले से काफ़ी कम। अब बात करते हैं इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात जो करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग बताया सारे कंपाइलेशन है सारे कोर्स के, तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो इसके अंदर हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं कि उन्होंने एज अ होल तो कोई प्रोविजन नहीं दिया, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए उन्होंने लिखा है कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विद 300 वर्कर्स और मोर मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑन द मैटर लिस्टेड इन अ शेड्यूल इन कोड एंड दीज मैटर्स विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स का क्लासिफिकेशन कि कौन से वर्कर मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, किस उसमें हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो इस बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, वो किस तरह का वर्कर है, ठीक। मैनर ऑफ इन्फॉर्मिंग वर्कर्स अबाउट वर्क आवर्स, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स, तो इस बारे में भी उसको इन्फॉर्म किया जाए इसके ऊपर, ठीक। और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर वर्कर्स, तो इस इन चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाएगा अगर वहाँ पे 300 वर्कर्स से ज़्यादा हैं, ठीक, 300 या 300 वर्कर्स से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उनको स्टैंडिंग ऑर्डर जो है फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके मैटर्स ये होंगे, ठीक है। मैटर्स से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपको एक माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये मैटर्स कभी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए
Now, central government can't make provision related to standing orders applicable to establishment with less than 100 workers through a notification. पहले ऐसा होता था कि वो गवर्नमेंट नोटिफाई करके भी प्रोविजन बना सकती थी, मतलब अगर आप नहीं भी आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर तब भी जो है गवर्नमेंट नोटिफाई करके बना देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड तो कर सकती है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं कर सकती है। तो ये पावर अब गवर्नमेंट के पास नहीं बची एक हिसाब से, ठीक है, ये समझ सकते हैं। Repeat the provision that once an establishment is covered under provision related to standing orders, these provisions will continue to apply even if its employee strength reduces below the threshold of 100 workers at any time thereafter. तो अब इसका मतलब ये है कि पहले ये होता था कि अगर वो एक बार वो इंडस्ट्री आ गई, आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि काफ़ी एग्जाम करीब आ गया, तो बहुत लोग ये पढ़ के बैठे भी होंगे कि एक बार अगर कोई इंडस्ट्री ने वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसको उस एक्ट के अंडर आ गई, तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। ठीक, लेकिन अब क्या है कि वो अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम उसके वर्कर्स हो जाते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है उससे बाहर आ जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, काफ़ी लॉजिकल एक तरह का जो है प्रोविज़न है कि भाई जब वहाँ पे उतने वर्कर बचे ही नहीं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये आपने स्टैंडिंग ऑर्डर समझनी कि इसका किन किन मैटर्स के लिए वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगा, कितने वर्कर्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोविज़न है, कब उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, कब उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये बातें आपने जान ली हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर क्लोजर ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें लिखा है उतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बाकी इसके बारे में जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि कैसे होता है, क्या क्या तरीके होते हैं, वो आप लेबर लॉज की थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप खाली प्रोविज़न पढ़ेंगे क्योंकि लेबर लॉज और उसकी थ्योरीज दोनों ही हैं एग्जाम के सिलेबस में। तो यहाँ हम लोग उसका जो क्या कहते हैं लीगल पार्ट है वो पढ़ने वाले, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रायर परमिशन, इट प्रोवाइड्स दैट प्रायर परमिशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट विद एटलीस्ट 300 वर्कर्स फ्रॉम गवर्नमेंट बिफोर क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ठीक है। तो यह क्या कर रहा है कि अगर आपको क्लोजर करना है, आपको ले ऑफ करना है, आपको रिट्रेंचमेंट करना है, तो आपको अगर 300 वर्कर्स या उससे ज़्यादा हैं तो आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले पहले ऐसा नहीं था, पहले इसका थ्रेशोल्ड था 100। अगर 100 वर्कर्स हैं तो 100 वर्कर्स या उससे ज़्यादा हैं तब तभी आपको लेनी पड़ जाती थी परमिशन। अब आपको जो है परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि 300 वर्कर्स की थ्रेशोल्ड लिमिट कर दी गई इसमें। तो 300 ज़्यादा होंगे तभी आपको परमिशन लेनी, वरना आपको परमिशन नहीं लेनी है। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट की पावर क्या है? गवर्नमेंट कैन ओनली इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट टू सीक प्रायर परमिशन बिफोर क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। अब अभी आपको मैंने पहले क्या बताया था कि इसमें जब स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करते थे कि गवर्नमेंट जो है इंक्लूड तो नहीं कर सकती, एक्सक्लूड जरूर कर सकती है, ठीक है। अब उसके पास बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड करने का लेबर लॉज के अंडर, लेकिन उसके बाद पूरा प्रोविज़न है, पूरा सब कुछ एक्ट है अगर वो चाहे किसी को एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रीज़ को ल्योर किया जा सके, उसको बुलाया जा सके, आके इन्वेस्टमेंट करें। वो देखें कि लेबर लॉज बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट कम करने का। तो कॉस्ट ऐसे ही कम हो सकती है। बांग्लादेश इस टाइम पे इतना ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम है। वहाँ कोई भी इंडस्ट्री जाती है, और अब अभी बीच में अभी न्यूज़ आई थी कि आग लग गई है कि वहाँ के उसमें क्या कहते हैं, कोई फैक्ट्री में 7,000 वर्कर काम करते थे एक छोटी सी इंडस्ट्री के अंदर। तो बिल्कुल घोड़े गधे की तरह भर दिए जाते होंगे और दिन भर काम करते होंगे और लेबर कॉस्ट बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ। तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, कोई लेबर लॉज अप्लाई नहीं कर एप्लीकेबल है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए वो अभी जो है किसी हद तक ग्रो कर रहा है। एक बार वहाँ लेबर लॉज एप्लीकेबल होना शुरू हो गया, लोगों ने प्रेशर बनाया उसके ऊपर कि आप ये कन्वेंशन साइन करो ILO की, तो देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट काफ़ी हद तक, इंडस्ट्री जो है वहाँ जाने से बचेंगी, वो कहीं और फिर सोचेंगी जाने को इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे शिंजियान प्रोविंस चाइना का, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत कहते हैं फोर्स लेबर होता है यूगर्स मुस्लिम के ऊपर। तो इस इन सब चीज़ों से जो है लेबर लॉ जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे उनको बुलाने के लिए यहाँ पे एक्सक्लूड तो कर रही है इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन उसको इंक्लूड करने की पावर अब गवर्नमेंट ने छोड़ दी का, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, हाथ खड़े कर दिए इसके ऊपर। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके बाद क्या है, अब नेगोशिएशन प्रोसेस की बात करते हैं कि भाई नेगोशिएशन जो है वो कैसे होगा। अब इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, है ना, कभी कहेंगे कि आपने वेजेस कम दिया, आपने बोनस नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ठीक। तो इसके ऊपर नेगोशिएशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको पहले बात तो कि आखिर नेगोशिएशन करेगा कौन, ठीक है, कौन करेगा नेगोशिएशन। तो इसके लिए वो एक ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करेंगे। ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन का प्रोसेस पहले वाले जो लॉज थे उनमें थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अब तब उस टाइम पे जो एम्प्लॉयर होता था उसके पास काफ़ी ज़्यादा वो होती थी, क्या कहते हैं, लेवरेज, या उसके पास काफ़ी स्कोप होता था कि वो जिसको चाहता था उसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकता था। तब थोड़ा सा उसको उसके फेवर में चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ी चीज़ें जो है वो थोड़ी तो इस बार थोड़ी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। तो अब रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं।
तो पहली बात हम लोगों ने क्या जानी थी, पहली बात ये जानी थी कि जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन होगा वही नेगोशिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अब कैसे रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन करेंगे कैसे? तो जिस भी ट्रेड यूनियन, क्योंकि कई बार हो सकता है कि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस काम कर रही हो एक इंडस्ट्री के अंदर, तो जिस इंडस्ट्री के पास 51% से ज़्यादा सपोर्ट होगा वहाँ पे हम लोग जो है उस ट्रेड यूनियन को जो है सपोर्ट कर देंगे। ठीक। और इससे ज़्यादा और डिटेल में थोड़े प्रोविज़न और भी हैं, लेकिन उतना डिटेल में एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर इतना डिटेल में अगर ये लोग लीगल चीज़ देने वाले होते तो ये लोग लिखते साफ साफ कि एलएलबी वाली डिग्री वाले ही जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक। तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो एलएलबी कर रखा था, तो मैं तो और डिटेल में पढ़ाता। ठीक। लेकिन हम लोग को ज़रूरत नहीं है, पढ़िए उतना ही जितना, क्योंकि और भी चीज़ सब्जेक्ट पढ़ने को, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, और इसमें तो मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें पढ़ने को है, तो कम पढ़िए और सोच के पढ़िए कि आखिर उसमें आना क्या है। अगर आप सोचेंगे कि आपको ज्ञाता बनना है तो ज्ञाता ही बनते रह जाएंगे 2-3 साल तक। ठीक है, और तब भी नहीं बन पाएंगे, एग्जाम नहीं पास होगा, ज्ञाता बन जाएंगे आप मगर। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेगोशिएशन काउंसिल की। ठीक है। इन केस नो ट्रेड यूनियन एलिजिबल एज सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, द 2020 विल प्रोवाइड दैट नेगोशिएशन काउंसिल विल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन दैट हैव एटलीस्ट 20% ऑफ वर्कर्स एज मेंबर्स। ठीक है, तो ये अब थोड़ी बहुत उसके आगे दे दिया, हमने इंक्लूड कर लिया था कि जैसे मान लो अगर कोई तब भी कोई केस नहीं निकल गया था कि आखिर कौन होगा सोल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके ऊपर जो है ये प्रोविजन लागू हो जाएगा। नेगोशिएटिंग काउंसिल की बात करते हैं। पहली बात तो नेगोशिएटिंग काउंसिल का आप सेक्शन याद कर लीजिए कि किस सेक्शन में आता है नेगोशिएटिंग काउंसिल। तो ये आता है सेक्शन 14 के अंडर। ठीक है, सेक्शन 14 के अंडर आता है नेगोशिएटिंग काउंसिल। इसमें क्या है, देयर शाल बी अ नेगोशिएटिंग यूनियन और अ नेगोशिएटिंग काउंसिल एज द केस मे बी इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फॉर नेगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑन सच मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो कुछ मैटर्स होंगे उसके, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कुछ मैटर्स हैं जिन, मतलब जितने ही मैटर मोस्टली मैटर्स होंगे उसके, जिसमें पहले नेगोशिएशन होता है, उसके बाद ही कोई अगर वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होता है तब जाता है किसी लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में। अभी तो ट्रिब्यूनल में ही जाना है। तो ये होगा इसमें प्रोविजन। तो अब इसमें देख लेते हैं कि नेगोशिएटिंग काउंसिल किसको रिकॉग्नाइज करेगी। पहले तो जो ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड होगी, उसके बाद अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होते तो वो जाएंगे कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में। ठीक है, तो इतना ही नेगोशिएटिंग काउंसिल के बारे में जानने की जरूरत है। इसके बारे में हम लोग कॉम्पोजिशन देखेंगे आगे। ठीक है, और बाकी जो है सेक्शन 14 के अंडर ये आता है। Disputes relating to termination of individual worker. The 2020 bill classifies any dispute in relation to discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of the service of an individual worker to be an industrial dispute. ठीक है, इसको एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्या किसको तो डाल दिया गया है, डिस्चार्ज हो गया, डिसमिसल हो गया, रिटेंचमेंट हो गया, या और कोई टर्मिनेशन के अलावा कोई और कोई चीज़ है जो इंडिविजुअल वर्कर से रिलेटेड है, तो वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है माना जाएगा। द वर्कर मे अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन of the dispute. The worker may apply to the tribunal 45 days after the application of the conciliation of the dispute was made. तो एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि कॉन्सिलेशन के लिए पहले एक जगह क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर है वहाँ पे कॉन्सिलेशन के लिए पहले ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर वहाँ कुछ नहीं होता है तो फिर उसके 45 दिन बाद जो है ये आगे इस एप्लीकेशन को जो है ट्रिब्यूनल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि आपको जो है एक सिरे से जाना पड़ेगा, वो एक अपीलेट ट्रिब्यूनल एक तरह से बना दिया गया है कि आप पहले कॉन्सिलेशन करिए। इंडस्ट्री के अंदर अगर बात समझ जाती तो वहाँ संभालिए, उसके आप 45 दिन वेट करिए पहले एप्लीकेशन देखिए कि वहाँ कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर जो है उसके आगे आप फिर जा सकते हैं क्या कहते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ये बात, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। 45 दिन इसका टाइम लिमिट याद कर लीजिएगा बस, कि कितने दिन रुक सकता है, 45 दिन रुकेगा एप्लीकेशन देने के बाद। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, पढ़ लेते हैं। द 2020 bill requires all persons to give prior notice of 14 days before a strike or lockout. This notice is valid for maximum of 60 days without any exceptions. तो कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है कि जितने भी पहले ऐसा होता था कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंट की जो इंडस्ट्रीज होती थी, जैसे बीएसएनएल हो गया, ये सब हो गया, तो या कोई बैंक्स हो गए, तो इन सबको जो है, इन सबको बैंक को भी डाल दिया गया था ना बीच में इसी में। तो ये लोग जो है ये नोटिस देने के लिए इनको पहले 14 डे नोटिस देना पड़ता था। ये स्ट्राइक सडनली स्ट्राइक नहीं कर सकते थे ये सब। ठीक, तो इनको 14 डेज की नोटिस देनी पड़ती थी। लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर इंसान, मतलब हर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जितने भी वर्कर्स या मतलब कोई भी ट्रेड यूनियन है, अगर उनको करना होगा स्ट्राइक तो वो 14 डेज नोटिस जो है पहले देंगे। उसकी वैलिडिटी कितनी रहने वाली है, अगर उन्होंने नोटिस दे दी तो फिर उनको 60 दिन के अंदर स्ट्राइक जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, उनको कहना पड़ेगा कि भाई नहीं तुम स्ट्राइक करो, नहीं तो फिर हम गुस्सा हो जाएंगे, फिर हम स्ट्राइक नहीं होने देंगे। ठीक है, तो 60 दिन के अंदर जो है उनको स्ट्राइक करनी पड़ेगी। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
द बिल ऑल्सो प्रोहिबिट्स स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन सर्टेन कंडीशन। तो देखिए पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आप ड्यूरिंग या 7 days आफ्टर द कंसिलेशन प्रोसीडिंग आप जो है फिर स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है, अब उसी टाइम पे आप स्ट्राइक करना शुरू कर दो कि नहीं हम नहीं आपसे सहमत है, तो कोई अवार्ड ही कहाँ मिला, अभी कंसिलेशन प्रोसीडिंग तो चल रही है, तो उस टाइम पे आप कैसे कह दोगे कि हम आपसे नहीं सहमत हैं, कोई अवार्ड मिले तब तो आप सहमत होगे कि हाँ ये अवार्ड है, हम इससे नहीं सहमत हैं, ठीक। तो ड्यूरिंग कंसिलेशन प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं स्ट्राइक, और उसके 7 दिन बाद नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अवार्ड मिल गया आप बैठे सोच रहे हो कि क्या करें, आपने खूब रणनीति बनाई और 7 दिन तक आपने सबको इकट्ठा किया सबको, और उसके बाद आप स्ट्राइक करने बैठ गए, ठीक, तो ये भी नहीं होना है। तो आप ड्यूरिंग भी नहीं कर सकते और 7 दिन बाद भी नहीं कर सकते, आपको करना तो अवार्ड मिलने के तुरंत ही बाद जो है आप स्ट्राइक करो कि हाँ हम इस अवार्ड से संतुष्ट नहीं है। सेकंड जो आती है उसमें कंडीशन वो है कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस टाइम भी आप नहीं कर सकते। सेम सिनेरियो ऊपर वाला है कि कि वो जब कोई अवार्ड ही नहीं मिला तो आप किस लिए स्ट्राइक कर रहे हो, फिर उसके 60 दिन तक आपने सोचा उसके बाद स्ट्राइक करेंगे, तो ये भी नहीं, ठीक। जब उठाया उठा के चले आए स्ट्राइक करने, तो ये काम नहीं हो सकता इसमें, तो 60 दिन बाद स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, पहले या तो आप 60 दिन के अंदर स्ट्राइक करिए और पहले के 7 दिन के अंदर स्ट्राइक करिए, ठीक है, तो 7 या 60 दिन के अंदर स्ट्राइक आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बात हो गई कि किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं ये स्ट्राइक के लिए। अब एक सिनारियो देख लेते हैं, जैसे क्या हुआ, मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है, किसी एक एम्प्लॉय है उसको कोई दिक्कत है, एक तरह से प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के अगर चलेंगे तो आपको आगे जो है कंसेप्ट क्लियर रहेगा। मान लीजिए कुछ वर्कर्स उनको दिक्कत है, उन्होंने कहा कि हम जो है स्ट्राइक करने वाले हैं, उन्होंने स्ट्राइक करने के लिए प्रायर नोटिस दे दी। अब जैसी नोटिस थी तो उनको पता चला कि अच्छा इनको ये दिक्कत है, उन्होंने कंसलेशन प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट कर दी। अब तुरंत कंसलेशन प्रोसीडिंग अगले ही दिन मान लो स्टार्ट हो गई, तो अब वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि कंसलेशन चल रहा है। तो अब कंसलेशन चल रहा तब स्ट्राइक नहीं कर सकते, फिर उसका अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड से भी नाराज़ है कि नहीं अवार्ड गड़बड़ है, ठीक। तो अवार्ड से जब वो नाराज़ है तो फिर वो जाएंगे ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल में फिर 60 दिन वेट करेंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें वो थोड़ा अनेबल हो जाएंगे स्ट्राइक करने के लिए। तो स्ट्राइक काफ़ी हद तक अब इस सिनेरियो में जो है, जो अगर कोई वर्कर बहुत ईजिली जो रोड बैठ जाते थे स्ट्राइक करने, तो ये टेंडेंसी जो है ये काफ़ी हद तक जो है कम होने वाली है, और ये अच्छी बात भी नहीं है। किसी भी एक क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ कर अगर आप बात कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही है, हर एक छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक करना नहीं सही, क्योंकि आजकल जो है अप्रोच नई नई आ गई हैं टैकल करने के लिए, और उसके अंडर आप देखें तो आप आसपास भी कई क्या कहते हैं, एक मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं टाटा वाटा में काम करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने उससे, सिंगसिस हो गया टाटा हो गया, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा वो सेटिस्फाइड है। तो ये चीज़ों के लिए कोई छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है, एचआर लेवल पर भी चीज़ें जो है सुलझाई जा सकती हैं, तो इन चीज़ों को कम करने के लिए ये काफ़ी जो है कारगर साबित होने वाला है। तो एक तरह से उनको अनेबल भी कर दिया गया है कि अब वो आप नहीं कर सकते इतना जल्दी स्ट्राइक। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कहाँ तक जो है एब्सोल्यूट पावर है। वन सेंट्रल और स्टेट इज पार्टी, जब सेंट्रल और स्टेट पार्टी है किसी भी डिस्प्यूट में, ठीक है, वन सेंट्रल और स्टेट इज पार्टी टू द डिस्प्यूट इन अपील, जब अपील में जो है ये दोनों पार्टी हैं। और सेकंड की बात करें इन केस ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक एन ऑर्डर रिजेक्टिंग और मॉडिफाइंग द अवार्ड गिवन बाय नेशनल ट्रिब्यूनल। तो अब अच्छा एक मिनट, एक चीज़ में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बता दूँ तो समझ में आएगा। क्या हुआ था कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल से कोई अवार्ड मिला, मतलब ये वॉल अवार्ड नहीं है कि कुछ अवार्ड दे दिया, मतलब जो रिजल्ट निकला, ठीक है, जो डिसीजन हुआ, तो उस डिसीजन को जो है 30 दिन के अंदर जो है इन्फोर्स करा जाएगा। और एक काम ये भी हो सकता है, अगर इन्फोर्स या तो उसको इन्फोर्स कर दिया जाए, या तो फिर इन दो अबव केसेस में जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है, या तो फिर वो केस जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल में है, मतलब कोई बड़ा केस है, नेशनल ट्रिब्यूनल में बड़ा केस जाता है कोई, ठीक। तो इन दो केस में क्या है, गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो उस अवार्ड को पलट दे पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। ग्राउंड्स क्या होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और क्या कहते हैं अफेक्टिंग नेशनल इकोनॉमी और सोशल जस्टिस, या तो सोशल जस्टिस को वो क्या कहते हैं अफेक्ट कर रहा हो, या तो वो नेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा हो। तो इन सब थोड़ा सा ये एम्बिगुअस है, इसमें इन सब टर्म्स में जाने को अगर कोई जो है अलग तरह से इस पर घुमा सकता है लोगों को, तो इसलिए जो है इन सब मैटर्स में जो है गवर्नमेंट जो है उस अवार्ड को पलट सकती है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर है गवर्नमेंट के पास इन दो केसेस में, या तो फिर जब सेंट्रल और स्टेट पार्टी होंगे, और या तो फिर वो केस जब नेशनल ट्रिब्यूनल में होगा, तो एक तरह से गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी इसके बाद। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट सा भी लगता है कि, लेकिन हाँ अगर वो सही तरह से यूज़ किया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ किया जाए, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ भी है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया।
प्रोविज़न फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक नया आया है इसमें प्रोविज़न जिसके लिए है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इससे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू हायर वर्कर्स फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन एंड फॉर वर्क दैट मे नॉट बी परमानेंट इन केस, ठीक है, वहाँ पे केस होगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो कि किसी इंडस्ट्रीज़ को परमानेंटली ना चाहिए हो, और वो थोड़े ही टाइम के लिए उसको फिक्स ड्यूरेशन के लिए थोड़े ही टाइम के लिए उसको चाहिए हो, तो वहाँ पे जो है ये फिक्स ड्यूरेशन वाला फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है ये काम आएगा। सेम बेनिफिट्स एट्स परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट सो दे मे गेट मेडिकल बेनिफिट्स पेंशन एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें भी जो जैसा कि जैसे फ़ायदे परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, वही फ़ायदे यहाँ पे जो है उनको भी दिए जाएंगे जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में होंगे। इससे होगा क्या, इट विल इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ टेम्पररी वर्कर्स इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हालत को अगर हम कंपेयर करें इन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के वर्कर्स के साथ, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर होता है, लेकिन इसमें जो सोल एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉयर उसी कंपनी का होगा, और बीच में जो है मिडिल में जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका रोल इसमें खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हम लोग डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। पहले डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं होता था इस तरह से, देखो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है करवाना पड़ता था। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका कम हो जाएगी, तो वहाँ पे उसको फ़ायदे जो है ज़्यादा मिलेंगे और डायरेक्ट फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात, इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छे तो डिस्कस कर चुके हैं ना, एब्सोल्यूट पावर ऑफ गवर्नमेंट। कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉय, जो इस तरह के एम्प्लॉय हैं, क्या कहते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो होगा उसमें क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय होगा उसमें क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है। एम्प्लॉयमेंट अंडर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नंबर नंबर कह रहा हूँ, नो कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी इज इन्वॉल्व, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आपको जैसे कि बताया कि कोई भी एजेंसी या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये आपको बता चुका हूँ। ऑन द पेरोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ही इसका जो है पेमेंट करेगा, जैसा कि वो नॉर्मल एम्प्लॉय को करता है वहाँ का जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली अंडर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, इसमें रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जैसा कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आप जानते ही हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंगेज इन एन एस्टैब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में यही होता है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर किसी एजेंसी के थ्रू जो है काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो पेरोल होता है, जो पैसे से मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं देता है। सैलरी जो होती है वो मिलती है इसको वहाँ की एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कई बार आपने देखा होगा कि जो ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, ठीक है, तो जो गार्ड्स होते हैं, ये बेसिकली किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एजेंसी के थ्रू ही आते हैं। तो इनको सैलरी वो वहाँ की सोसाइटी नहीं देती है। सैलरी जो होती है वो किसी सोसाइटी के लिए अगर ये काम कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो इनको जो है सैलरी वहाँ की सोसाइटी नहीं देती है, वो सोसाइटी सैलरी मतलब जो पेमेंट होता है वो करती है एजेंसी को या कॉन्ट्रैक्टर को, और वो इनको पेमेंट करता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक तरह का कनेक्शन होता है इसमें। तो क्योंकि और जो भी जवाबदेही भी बनती है वो भी इनकी, इस गार्ड की नहीं बनती जवाबदेही, जवाबदेही भी बनती है उसकी कॉन्ट्रैक्टर की और एजेंसी की। तो ये डिफरेंस होता है एक तरह का। और कंपेयर करते हैं, टर्म के बारे में बात करते हैं। स्टेबलेटेड फिक्स टर्म, फिक्स टर्म होता है इसमें क्योंकि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की है। एम्प्लॉयड ऑन परमानेंट बेसिस, ये परमानेंट बेसिस का एम्प्लॉयमेंट है। बेस्ड ऑन टर्म्स नेगोशिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्टर, इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो नेगोशिएशन करता है कि किस तरह से कैसे काम कराना है, क्या नहीं कराना है, तो वो टर्म जो है उस पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट लैप्सेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ टर्म अनलेस रिन्यूड, ठीक है, अगर इसमें रिन्यू नहीं करा जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो वो लैप्स कर जाता है, ठीक है। और नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर रिट्रेंचमेंट, और इनमें एक ये नेगेटिव ये है, इसमें देख सकते हैं कि रिट्रेंचमेंट, ये थोड़ा याद करने वाली बात है, जहाँ जहाँ रेड कर दिया मैंने उसको जो है थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि रिट्रेंचमेंट जब करेंगे तो रिट्रेंचमेंट के लिए इनको नोटिस नहीं दी जाएगी कि आपको हम निकालने वाले हैं, उनको निकाल दिया जाएगा सीधे, ठीक है। और इसमें जो है परमानेंट एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो इसमें इनको जो है नोटिस देनी पड़ती है कि आपको हम नोटिस दे रहे हैं, रिट्रेंचमेंट हम करने वाले हैं। और इसमें रिटेंचमेंट जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है, उसमें जो भी टर्म्स उसमें लिखे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं। और कंपेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। नेचर ऑफ वर्क स्पेसिफाई नहीं होता है इसमें, इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं, ये हवा में मत सोचिएगा, बैठ के अगर आप आराम से तकिया लगा के बैठ के देख रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए इस चीज़ों के, है ना, मजाक में नहीं लेने वाली चीज़ें। नेचर जो होता है वो इसमें स्पेसिफाई नहीं होता है। और इसमें ये होता है परमानेंट वाले में हायर्ड फॉर रूटीन वर्क, रूटीन वर्क जैसा उसको पहले स्पेसिफाई किया जाता है कि आप किस ऑफिस में काम करेंगे, क्या करेंगे, तो वो उस तरह से काम चलता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट में बी प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस इन इफ सिमिलर वर्क इज कैरिड आउट बाई रेगुलर वर्कमैन। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर में एक चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए जो काम
परमानेंट एम्प्लॉय कर रहा है, उसी काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अगर आप वहाँ पे ले रहे हो तो वो आपके लिए जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वही ही काम कराना है तो आप परमानेंट उसको रखो, या तो आप फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों रख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्यों रख रहे हो, उसको आप फिर परमानेंटली रखो। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंस आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना बहुत है इसके लिए। बाकी जो और पार्ट जो है, हालांकि ये सफिशिएंट है, ये इतना हो गया है इसमें लेबर कोर्स में, और इससे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना है इससे ज़्यादा कुछ ऐसा, ठीक। बाकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो लेबर कोर्स रिलेटेड नहीं, लेकिन कंपैरिजन इसका होगा, तो वो मैं बाकी लेबर लॉस की जो थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें वो उससे रिलेट करके पढ़ाऊंगा, पुराने लेबर लॉस से। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पुराने लेबर लॉस से रिलेटेड है। और नए लेबर लॉस जितना काम का था वो सब इसमें आ चुका है, और इतना बहुत है, इससे नोट्स बना लीजिए। और ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी जो कोड ऑन वेजेस के लिए होगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। बाकी सब्सक्राइब करके जाइएगा, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वहाँ से आपको जो है कई सारी पीडीएफ्स जो मैंने ऑलरेडी फ्री में अपलोड कर रखी हैं, वो कोई पैसा नहीं पड़ना उन पीडीएफ्स का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी मटेरियल है। जो लोग पैसा दे दे के बेच रहे हैं, ठीक है, वो मटेरियल आपको फ्री में बना के दिया गया है, आप उसका जो है बिल्कुल लाभ उठाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, टेक केयर, गुड बाय।